everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Chartered Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, we are going to cover in this today's video is CA Inter. Topic is the prospectus law. If you are interested in more such videos, please let me know in the comment down below. Okay. So this is going to be the video of 50% English and 50% Hindi video for the sake of convenient and understanding purpose of this typical topic. Okay. So prospectus. Basically मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि prospectus क्या होता है. तो prospectus एक कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो सिंपल पेपर हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कुछ भी हो, कोई सा भी डॉक्यूमेंट को अपन प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं. लेकिन अपन कब उसे प्रोस्पेक्टस बोलेंगे? जब वो डॉक्यूमेंट ये कहता हो कि आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो अपने पैसे, हमारी कंपनी के अंदर अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करो, और ये वो कहता हो जनरल पब्लिक एट लार्ज से, जनरल पब्लिक से वो ये बात कहता हो, तो उस चीज़ को अपन, उस डॉक्यूमेंट को अपन मान लेंगे प्रोस्पेक्टस. ठीक है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड और इशूड, डिस्क्राइब्ड मतलब कि उसको डिस्क्राइब्ड करा गया हो, यहाँ पे उसको इशू कर दिया गया हो एज अ प्रोस्पेक्टस. एनी डॉक्यूमेंट विच इज़, एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्क्राइब्ड, उसको बोला गया हो कि ये प्रोस्पेक्टस है, या फिर इसको इस तरीके से कह के इशू करा गया हो जनरल पब्लिक में कि ये प्रोस्पेक्टस है. एंड इट इंक्लूड्स, मेन टॉपिक तो यही है, एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ डिस्क्राइब्ड एंड इशू. देखो डिस्क्राइब्ड एंड इशू, डिस्क्राइब्ड एंड इशू, डिस्क्राइब्ड एंड इशू एज अ प्रोस्पेक्टस. Prospectus means any document which is described and issue as a prospectus. Okay, and includes a red herring prospectus and a shelf prospectus. Red herring prospectus and shelf prospectus. Red herring prospectus under section 32 and self prospectus under section 31. ओके अब ये देखो, ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाली पहली है और ये वाली बाद में, ठीक है, जबकि ये 32 है और ये 31 है. ठीक है. इस तरीके से अपन इस डेफिनेशन को बहुत आराम से याद कर सकते हैं. ओके. तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं. प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एंड इशू एज पर प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 32 एंड अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 31. ओके. अब और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर और भी तरीके की चीज़ें आ सकती हैं. अभी देखो मैंने अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया है, मैं इसको ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से डिफाइन करूँगी. प्रोस्पेक्टस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको बोला गया हो या इशू करा गया हो, ये कहकर ये प्रोस्पेक्टस है. और प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को बोला गया हो कि ये प्रोस्पेक्टस है. ठीक है. इसके कारण उसने बोला हो कि अपनी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करो. ठीक है. इन्वेस्ट करो एज एन मतलब पैसे लगाओ. अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी. अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, अच्छी तरीके से इसको समझना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है. अगर यहीं पर आपको क्लियर हो गया तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा. ठीक है. और मैं वैसे भी बहुत जल्दी से कंसेप्ट क्लियर करते हुए सब कुछ डिफाइन करती हूँ. ठीक है. मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ वैसे भी. तो और मैंने आपको बताया कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, तो उसी को इन्होंने एलैबोरेट करा है. एंड इंक्लूड्स नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स. ओके. इन्होंने 4 चीज़ें डिफाइन की, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. अदर डॉक्यूमेंट्स में वही बहुत सारी चीज़ें आ गई. स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है किसी भी नोटिस के नाम से दिए रखा हो, या कोई सर्कुलर बोल रखा हो, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट बोल रखा हो जो कि इनवाइट करता है, ऑफर्स करता है फ्रॉम पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और परचेज. वही सब्सक्रिप्शन, परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट. अब ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर कंपनी भी इंक्लूडेड है, या फिर और कोई चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं जो कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती हैं. ठीक है. मतलब कि ये कोई सा भी डॉक्यूमेंट, देखो प्रोस्पेक्टस हो, या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हो, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, या इन चारों में से कुछ हो, एंड विच आर मेंट फॉर इन्वाइटिंग ऑफर्स को इन्वाइट करने के लिए बना गया हो बाय पब्लिक
पब्लिक के द्वारा मतलब कि पब्लिक को बोला गया हो कि आपको हमारी परचेज़ करना है, सब्सक्राइब करना है हमारी सिक्योरिटीज़ को। किसकी सिक्योरिटीज़ को? बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ को। बॉडी कॉरपोरेट की सिक्योरिटीज़ को बोला गया हो कि आप इनको सब्सक्राइब करें या परचेज़ करें। सब्सक्राइब करें या परचेज़ करें, किसको बोला गया हो? पब्लिक को बोला गया हो। परचेज़ करें, किसको बोला गया हो? पब्लिक को बोला गया हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब कंपनी है, कंपनी ने कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट ऐसा बोला, ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं हम इन्वेस्टर को। अब आप बोलो ये ऑफर डॉक्यूमेंट कहाँ पर आएगा? ये ऑफर डॉक्यूमेंट आएगा अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको अपन प्रोस्पेक्टस बोल लेंगे। कब बोलेंगे? अगर ये प्रॉपरली ड्राफ्टेड होगा। देखो, अगर ये प्रॉपरली ड्राफ्टेड चीज़ है, प्रॉपरली अकॉर्डिंगली बनी हुई है, लॉ के हिसाब से अच्छे से लिख रखा है, ऑफर लिख रखा है कि हमारी सिक्योरिटी को परचेज़ करो, उसके अंदर ये है, हमारी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिफाइन कर रखा है, तो उसको अपन बोल लेंगे प्रोस्पेक्टस। बट अगर किसी एनी अदर डॉक्यूमेंट के नाम से उसको जारी कर रखा है, बट वो भी डिमांड कर रहा है मनी को, वो भी यही बोल रहा है कि हमारी सिक्योरिटीज़ को आप सब्सक्राइब करें या तो आप परचेज़ करें। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, प्रॉपरली पेपर के अंदर नहीं है, तभी भी हम उसको मान लेंगे प्रोस्पेक्टस, बट एज इन डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब ये डीम्ड वर्ड क्या होता है? अगर आपने कहीं से मतलब पता है आपको, तो आपको ये कोर्स वर्ड पता होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। बट अगर अब अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो डीम्ड का मतलब है ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही सारी चीज़ें दिख रही हैं हमें जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के अंदर होती हैं। इसको हम मान लेंगे प्रोस्पेक्टस। जहाँ पे भी आपको डीम्ड वर्ड आए, मतलब कि हम मान लेंगे क्या प्रोस्पेक्टस है। डीम्ड असेसी, मतलब हम मान लेंगे कि आप असेसी हो, हम मान लेंगे डीम्ड। अब मैंने मान लिया है आपको डीम्ड स्टूडेंट, मैंने मान लिया है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ओके, उसको बोलते हैं डीम्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस? अपन सेक्शन भी रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन था? 32 एंड 31। ओके, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब देखो, कोई भी प्रोस्पेक्टस होता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज आपको दे रही हूँ। कोई भी प्रोस्पेक्टस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि देखिए हमारी कंपनी है, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारा P&L है, हमारी इतनी प्रॉफिट है, हमारा इतने लोगों से जान पहचान है, ये हमारे MD हैं, और हमारे को ये प्रोजेक्ट अब और करना है, इसके लिए हमको इतने पैसे की आवश्यकता है, और अब आप हमारे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करिए तो हम आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देंगे। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना, अपने को पता नहीं होता है कि हमको है ना कितनी प्राइस कोट करनी चाहिए, हमारी बिज़नेस की कितनी वैल्यू लोग बाग लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो बताती नहीं है कि हमको कितने पैसे चाहिए, या कितने क्वांटिटी नहीं बताती है, और प्राइस भी नहीं बताती है ना। ये बताती है कि हमें 10 रुपये के 10 शेयर्स 10 रुपये के, यानी कि हमें 100 रुपये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताती है। वो सोचती है सब कुछ है ना, या तो वो ये नहीं बताती कि क्वांटिटी क्या है, या तो वो ये नहीं बताती है कि प्राइस क्या है। सपोज उन्होंने बोला हमें 100 शेयर चाहिए, प्राइस आप क्या दोगे ये बता दो। यहाँ बोलते हैं कि हमें है ना 100 रुपये के 1 शेयर बेचना है, कितनी क्वांटिटी आप ख़रीदना चाहेंगे वो आप बता दो। तो कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर के ऊपर छोड़ देता है, ताकि उस कंपनी को पता चल सके कि उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या लगा रहे हैं लोग। ठीक है, और इससे फर्दर डिसीजन मेकिंग में भी उनको हेल्प मिलती है। इसी तरीके के प्रोस्पेक्टस को अपन जब इशू करते हैं, तो देखो कंप्लीट प्रोस्पेक्टस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लीट प्रोस्पेक्टस में तो हर चीज़ें मेंशन होती हैं, है ना। तो इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को अपन बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जहाँ पर क्वांटिटी या फिर प्राइस मिसिंग होती है, क्वांटिटी या प्राइस मिसिंग होती है, उसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब आप हियरिंग के नाम से अगर याद कर सके, तो हियरिंग मतलब अब सारी चीज़ें उसके अंदर हियर नहीं होती हैं। ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, कंपनी को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बार बार पब्लिक इशू लाती रहती है। अब मैं पब्लिक इशू पे इसलिए गौर दे रही हूँ क्योंकि देखो, जनरल पब्लिक के द्वारा ही अगर करा जाता है मनी रेस, तो ही अपन प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। ठीक है,
बार बार कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ रहा है, बहुत झंझटबाजी हो रही है, बहुत चीज़ें बनानी पड़ रही है, बहुत मोटे मोटे होते हैं प्रोस्पेक्टस, बार बार प्रिंटिंग के लिए देना पड़ रहा है, बार बार अकाउंटेंट को परेशान करना पड़ रहा है, बार बार कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं हमें, बार बार ROC के पास जाकर अपने को उसको सर्टिफाई करा के लाना पड़ रहा है, ठीक है, बार बार हमारे पैसे भी लगते हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने में। तो इसमें कंपनी क्या करती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू कर देती है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, एक तरीके का सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है जो कि ROC आपको सर्टिफाई कर देती है कि ठीक है भाई, ये प्रोस्पेक्टस देख के आप 1 साल तक कितने भी इशू ला सकते हो, ठीक है। ROC एक टाइम पीरियड डिफाइन कर देती है और उस टाइम पीरियड के अंदर यही प्रोस्पेक्टस मान्य होगा, आपको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने पड़ेंगे। आप तभी भी यही प्रोस्पेक्टस लगा दीजिए, तभी भी यही। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट के अंदर तो चलो ठीक है, लेकिन सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसके साथ में अपन ले लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो क्या होगा, थोड़े बहुत जो चेंजेस आते हैं वही इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर आएंगे, लेकिन पूरा प्रोस्पेक्टस अपने को बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, बार बार ROC के पास में जाके सर्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है, ये पास टू नाम का एक फॉर्म होता है, इसके अंदर जाके अपने को ROC को सर्टिफाई कराना पड़ेगा। तो ये जो सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है यही मल्टीपल इशू के अंदर आ जाता है, लेकिन मल्टीपल इशू के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसके अंदर अपने को इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भरना पड़ता है, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी करके पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस का टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है प्रोस्पेक्टस को लेकर। अगर इसके अंदर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक मुझसे छूट रहा है या फिर कोई ऐसी बात जो कि आपको समझ में नहीं आई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपकी राय से ही वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगी, और अपने सजेशंस मुझे देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।